Hello students, welcome back in HOT 211 Production Technology for Vegetables and Spices, Lecture 17, Pointed Gourd Cultivation. In this lecture, I will cover all culture practices related to pointed gourd, means permal cultivation like soil, climate, seed, sowing time, propagation, sowing method, fertilizer, manure, irrigation, use of PGR, harvesting, yield, etc. Let's start this topic. Other name, जो पॉइंटेड गार्ड है इसे दूसरे जो नाम है परमल, परवल और पटोल, कुछ क्षेत्रों में पटोल भी कहते हैं। बोटनिकल नेम ट्राइचोजेंथस डायोका, इसका जो साइंटिफिक नेम है वो ट्राइचोजेंथस डायोका है। फैमिली कुकुरबिटेसी। क्रोमोसोम नंबर 2 and 22। ओरिजन इंडिया, आसाम। जो इसका ओरिजन है वो इंडिया है, भारत है। और भारत में भी अगर इसका जो जहाँ पे इसकी ज़्यादा कल्टीवेशन होती है वो आसाम है। इसलिए कई बार जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें पूछा जाता है कि इसका ओरिजन कहाँ पे है, तो आसाम ऑप्शन होता है। कई बार आसाम ऑप्शन आता है, नहीं तो इंडिया है। ठीक है। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंट पॉइंट, पॉइंटेड गार्ड इज डायोसियस। पॉइंटेड गार्ड डायोसियस होता है नेचर वाइज। इसमें ये कह लो कि ज़्यादातर जो भी अपने कुकर बिट्स हैं, कद्दू वर्गीय सब्जियां हैं, वो ज़्यादातर मोनोसियस होती हैं, मैक्सिमम मोनोसियस हैं। उनमें से कुछ सब्जियां हैं जो डायोसियस हैं, जैसे जिनमें से परमल है एक। तो परमल के अंदर होता क्या है, इसमें मेल और फीमेल दोनों जो फ्लावर होते हैं, जहाँ ये कह लो दोनों ऑर्गन हैं, अलग अलग फूल में पाए जाते हैं और अलग अलग प्लांट पे पाए जाते हैं। जबकि दूसरे जो भी कुकरबिट्स हैं उनमें क्या होता है कि मेल और फीमेल दोनों अलग अलग फूल में होते हैं पर एक ही पौधे पे पाए जाते हैं। उस कंडीशन को मोनोसियस कहते हैं और इस कंडीशन को डायोसियस कहते हैं कि अलग अलग पौधा होता है। मेल पौधा अलग होता है जो मेल ऑर्गन वाला फूल पैदा करता है, और जो फीमेल वाला होता है फीमेल प्लांट कहलाता है। ठीक है। द पॉइंटेड गार्ड इज ए पेरिनियल कुकरबिट। जो पॉइंटेड गार्ड है वो नेचर वाइज बहुवर्षीय होता है। इसमें ये कह लो कि ज़्यादातर जितने भी कुकर बिट्स हैं, सारे कुकर बिट्स ही मान लो लगभग लगभग एनुअल होते हैं। मतलब उनका वार्षिक कह लो, जहाँ ये कह लो कि एक सीजन के अंदर उगते हैं और अपना जीवन चक्कर पूरा कर लेते हैं, पर ये पेरेनियल होता है। इसीलिए इसका जो प्रवर्धन होता है ज़्यादातर कायिक विधियों से किया जाता है, जैसे कटिंग, रूट सकर्स, इनसे करते हैं। प्लांट 10% मेल प्लांट प्लांटेड टू गेट ए हाई यील्ड। जब भी इसकी कल्टीवेशन करते हैं, जहाँ इसको खेती में उगाया जाता है, तो 10% मेल पौधे फीमेल पौधों के साथ में उगाए जाते हैं, जिससे कि पोलिनेशन ढंग से हो सके, बेहतर हो सके और उपज ज़्यादा मिल सके। प्रोपोगेशन थ्रो वाइन कटिंग, इसकी जो प्रोपोगेशन होती है, प्रवर्धन किया जाता है, जहाँ प्रसार किया जाता है, जो कमर्शियल मेथड है वो वाइन कटिंग है। मतलब बेल की कलमें काट के उसको लगाया जाता है। और लगभग 1 हेक्टेयर एरिया के लिए अगर प्लांट की बात करें तो लगभग 2000 से 2500 कटिंग्स चाहिए होती हैं 1 हेक्टेयर की प्लांटिंग करने के लिए। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, द पॉइंटेड गार्ड इज द मोस्ट न्यूट्रिटिव वेजिटेबल। जो पॉइंटेड गार्ड है बहुत ही ये कह लो कि न्यूट्रिटिव वेजिटेबल है, जिसमें बहुत से पोषक तत्व या न्यूट्रेंट पाए जाते हैं। इट इज़ डाइजेस्टेबल, डायूरेटिक, लग्जेटिव एंड यूज इन डिसऑर्डर्स ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम। जो ये वेजिटेबल है, ये कह लो कि ये डाइजेस्टेबल है, मतलब पाचक होती है, पाचन को बढ़ाती भी है, पाचक भी होती है, जल्दी सुपाच्य कह लो, सुपाच्य होती है और मूत्रवर्धक होती है, और ये कब्ज नाशक होती है। ठीक। इसके अलावा इसका जो ये कह लो कि ये ब्रेन और हार्ट को भी मजबूती प्रदान करती है, उसमें भी ये सहायक है। पॉइंटेड गार्ड कंटेन 12.0 ग्राम मॉइस्चर, 0.5 ग्राम प्रोटीन, 2.2 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 25.50 IU विटामिन ए एंड
23 मिलीग्राम विटामिन सी पर 100 ग्राम एडिबल पोर्शन। जो पॉइंटेड गार्ड है या परमल है, इसमें 12 ग्राम मॉइस्चर पाया जाता है और 0.5 ग्राम प्रोटीन होता है और 2.2 ग्राम कार्बोहाइड्रेट पाई जाती है और 25.50 आईयू विटामिन ए पाया जाता है और 23 मिलीग्राम विटामिन सी भी पाया जाता है 100 ग्राम फ्रेश वेट के अंदर। ए डिकॉक्शन मेड फ्रॉम इट्स स्टेम इज यूजफुल इन कफ। एक इसका जो काढ़ा बनाया जाता है तने का, वो कफ, जो बलगम वाली कफ रहती है उसके अंदर लाभदायक होता है उसका काढ़ा। एरिया एंड प्रोडक्शन। द पॉइंटेड गार्ड इज वाइडली कल्टिवेटेड इन असम, वेस्ट बंगाल, बिहार एंड यूपी। जो पॉइंटेड गार्ड है, इसकी ज़्यादातर जो कल्टीवेशन है, जहाँ कल्टीवेशन होती है वो असम के अंदर, वेस्ट बंगाल के अंदर, बिहार के अंदर और यूपी के अंदर इसकी बहुत ज़्यादा क्षेत्र है। द पॉइंटेड गार्ड इज मोस्ट इम्पोर्टेंट समर क्रॉप ग्रोन इन बिहार एंड यूपी। जो पूर्वी बिहार और यूपी का क्षेत्र है, जहाँ ये कह लो नॉर्थ वाला थोड़ा सा नॉर्थ एरिया, वहाँ पे ज़्यादातर पॉइंटेड गार्ड गर्मी की एक मुख्य फसल है। यूपी और बिहार में गर्मी की ग्रीष्मकालीन मुख्य फसल है। अकॉर्डिंग टू NHB डाटा 2018, टोटल एरिया इन पॉइंटेड गार्ड कल्टीवेशन इज 20,000 हेक्टर। जो 2018 का नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड का जो लेटेस्ट डाटा है उसके अनुसार जो पॉइंटेड गार्ड है या परवल है, इसकी जो कल्टीवेशन, जहाँ कल्टीवेटेड एरिया है लगभग 20,000, लगभग 20,000 हेक्टर एरिया है और जिसका प्रोडक्शन 310,000 मैट्रिक टन है, मतलब 310,000 मैट्रिक टन है जो पॉइंटेड गार्ड का प्रोडक्शन है। मतलब 20,000 हेक्टर एरिया से 310,000 मैट्रिक टन प्रोडक्शन होता है पॉइंटेड गार्ड का। वैरायटीज़, इसकी ज़्यादातर जो वैरायटीज़ हैं वो लोकल ज़्यादा हैं और रिसर्च थोड़ा कम है इस पर। फिर भी बिहार शरीफ किस्म है, कल्याणी है, नरेंद्र परमल 207 है, संकोलिया है, फैज़ाबाद परमल 1 है, फैज़ाबाद परमल 3 है। इसे FP भी लिखा हुआ रहता है, कई बार याद रखना फैज़ाबाद परमल को। इसके बाद फैज़ाबाद परमल 4, फैज़ाबाद परमल 5, राजेंद्र परमल 1, राजेंद्र परमल 2, स्वर्ण रेखा, दांदली, छोटा हिल, स्वर्ण, अलौकिक, दामोदर। इसके अलावा CHES हाइब्रिड 1, ये रेजिस्टेंट टू फ्रूट फ्लाई है, जो ये किस्म है हाइब्रिड किस्म है और रेजिस्टेंट टू फ्रूट फ्लाई। CHES हाइब्रिड 2। इसके अलावा गुल्ली, सोपारी सफ़ेदा, नीरिया, संतोखिया, ठीक है, ये इसकी किस्में हैं। क्लाइमेट, ए हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट इज़ बेस्ट फॉर पॉइंटेड गार्ड कल्टीवेशन। जो परमल है इसकी जो कल्टीवेशन ज़्यादातर की जाती है वो गर्म और जहाँ पे नमी ज़्यादा रहती है ऐसे क्षेत्रों में की जाती है। इसके लिए वो क्लाइमेट बहुत ही सूट करता है। लो टेम्परेचर बिलो 5 डिग्री सेल्सियस अनफेवरेबल फॉर द क्रॉप। अगर टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस से कम होता है तो इसकी कल्टीवेशन के लिए उत्तम नहीं रहता। It is cultivated where annually rainfall is 100 to 150 सेंटीमीटर। और जो इसकी ज़्यादातर कल्टिवेटेड एरिया है जैसे आसाम बिहार वाला, तो वहाँ पे लगभग 100 से 150 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। द पॉइंटेड गार्ड इज ड्रॉट टॉलरेंट बट वाटर लॉगिंग हार्म द क्रॉप। जो पॉइंटेड गार्ड है वैसे तो ये ड्रॉट तो टॉलरेंट है, मतलब सूखा तो सहन कर सकता है, अगर पानी नहीं लगे, सिंचाई कम हो तो कोई दिक्कत नहीं, चल जाता है। पर जो वाटर लॉगिंग होती है, पानी उस खेत में भरा रहता है, वो इसकी कल्टीवेशन के लिए अनुपयुक्त है, मतलब उसमें इसकी कल्टीवेशन नहीं होती। तो ऐसी कंडीशन में अंदर ज़्यादातर क्या होता है कि इसमें फ्यूजेरियम जो डिजीज़ है, जहाँ कॉजल ऑर्गेनिज्म फंगस है, वो ज़्यादा अटैक करती है जिसके कारण पौधा मर जाता है। इसके अलावा
जो पौधा है विंटर के अंदर ज़्यादातर डोरमेंट कंडीशन में रहता है। मतलब पौधा जैसे ही सर्दियाँ आती हैं डोरमेंट हो जाता है, पत्ते पुत्ते झड़ जाते हैं और ग्रोथ करना बंद कर देता है, प्रोडक्शन भी बंद हो जाता है। और जैसे ही स्प्रिंग सीजन आता है, बसंत वाला मौसम आता है, तो ये नई ग्रोथ करता है और प्रोडक्शन देना स्टार्ट करता है। सोयल वेल ड्रेन्ड रिच इन ऑर्गेनिक मैटर सैंडी लॉम सोयल इज बेस्ट फॉर इट्स कल्टिवेशन। अच्छे जल निकास वाली कार्बनिक पदार्थों से भरपूर बलुई दोमट मिट्टी इसकी कल्टीवेशन के लिए उत्तम रहती है। सोडिक सोयल इज नॉट सुटेबल फॉर इट्स कल्टीवेशन। जो सोडिक सोयल है, ठीक है, जिसमें सोडियम की मात्रा ज़्यादा रहती है, ये कह लो एक तरीके से अल्कलाइन मिट्टी है, वो इसकी कल्टीवेशन के लिए उत्तम नहीं रहती। इसके अलावा इसके कुछ क्षेत्रों में अच्छे डीप रूटिंग सिस्टम के कारण, इसका मतलब जो रूट सिस्टम है थोड़ा ज़्यादा डीपली, ये कह लो कि गहराई तक जाता है, इसलिए डायरा कल्टीवेशन के अंदर बिहार और यूपी के अंदर कुछ क्षेत्रों में ये डायरा कल्टीवेशन, जो नदियों के किनारों पे इसकी कल्टीवेशन भी की जाती है। प्रोपोगेशन एंड सोविंग टाइम, इट इज़ प्रोपोगेटेड बाय वाइन कटिंग एज वेल एज रूट सकर्स। इसकी जो प्रवर्धन किया जाता है वो वाइन कटिंग, जो इसकी बेल होती है उसके कलमे तैयार कर, और जहाँ फिर रूट सकर से जड़ों के साथ में कुछ पौधे निकले आते हैं, ठीक है, सकर्स निकले आते हैं, उनको अलग करके लगाया जाता है। वैसे ये कह लो कि जो इसके रूट सकर है, इससे अगर प्रवर्धन किया जाए तो सबसे ईजीएस्ट मेथड है, मतलब सबसे जल्दी प्रवर्धन किया जा सकता है परमल का। पर ये लिमिटेड होता है, ये स्टॉक जो लिमिटेड होता है, अपने अगर बहुत बड़े क्षेत्र में इसकी कल्टीवेशन करनी है तो अपने पास उतने प्राप्त मात्रा में सकर्स मिल नहीं पाते। तो इसके लिए इसकी जो कमर्शियल मेथड है वो वाइन कटिंग है, मतलब इसकी कटिंग तैयार की जाती है, उसको लगाया जाता है। जो इसकी कटिंग तैयार की जाती है लगभग 60 से 90 सेंटीमीटर लंबी और 7 से 8 नोड वाली जो कटिंग होती है उसे तैयार किया जाता है। मतलब 60 से 90 सेंटीमीटर लंबी होनी चाहिए और उसमें 7 से 8 गांठें होनी चाहिए, और लगभग 1 साल पुरानी जो बेल होती है उससे इसकी कटिंग ली जाती है। मतलब नई ग्रोथ से नहीं, जो पुरानी ग्रोथ होती है वहाँ से इसकी कटिंग ली जाती है और अक्टूबर के महीने में ले जाते हैं, जब भी पौधा डोरमेंट कंडीशन में जा रहा होता है, एकदम से चला गया होता है, ये कह लो कि उसके बाद पौधा डोरमेंट हो जाएगा, उससे पहले ही इसकी कटिंग तैयार कर ली जाती है। और 1 हेक्टर के लिए लगभग 2000 से 2500 कलमों की आवश्यकता होती है 1 हेक्टर की प्लांटिंग के लिए। और लगभग 2 महीने तक उन कलमों को काटने के बाद नर्सरी के अंदर रखा जाता है। जो कलमें काट ली उनको नर्सरी के अंदर रखा जाता है, ठीक है। और वैसे अगर रूट सकर से इसकी कल्टीवेशन की जाए तो इसकी जो रूट सकर्स होते हैं वो ज़्यादातर जो 1 साल पुरानी प्लांटेशन होती है उससे नवंबर से दिसंबर मंथ के अंदर उसे निकाला जाता है, उनको अलग किया जाता है। नेक्स्ट है सोइंग। जनरली 3 प्लांटिंग मेथड्स आर यूज्ड फॉर प्लांटिंग। पहला है लूंडा और लाची, दूसरा है स्ट्रेट वाइन मेथड, तीसरा है रिंग मेथड। इसके अलावा बहुत और भी हैं जिनको यूज किया जाता है। तो ये 3 इम्पोर्टेंट भी हैं और मेन भी हैं इसमें। पहला है लूंडा और लाची या लच्छी मेथड। इसमें करते क्या है कि लूंडा और लच्छी टेक्निक इज द फ्रेमवर्क दैट कटिंग्स आर टेकन फ्रॉम more than 1 year old plant around 1 to 1.5 meter long with 8 to 10 nodes for every cutting are taken and clasped into a figure of 8 usually known as lunda और लाची। ये कह लो कि जो इसमें कटिंग, वैसे तो एक तरीके से कटिंग ही तैयार की जाती है इसमें भी, ठीक है। ये कह लो कि उस कटिंग को लगाने की विधि है। कई बार क्या करते हैं कि सीधा नर्सरी में ना लगा के उसे फील्ड में सीधा शिफ्ट किया जाता है, नर्सरी में नहीं लगाया जाता, सीधा फील्ड में शिफ्ट किया जाता है। तो पहले क्या करते हैं, कटिंग तैयार कर लेते हैं लगभग 1 से 1.5 मीटर लंबी वाइन को, जिसपे लगभग 8 से 10 नोड्स हों, गांठें हों। तो ऐसी कटिंग वेल की काट ली जाती है। उसके बाद उसका लच्छा तैयार कर लिया जाता है, जिससे लच्छा भी कह देते हैं। ये देख लो लूंडा और लच्छी। तो आपको इस साइड एक इमेज दिखाई दे रही होगी, ठीक है, साइड में। लच्छी से मतलब ये है कि इसे गुच्छी मुच्छी कर लिया जाता है एक तरीके से, मतलब इकट्ठा कर लिया जाता है
और जहाँ फिर कई बार क्या करते हैं कि उसको 8 जैसे 8 होता है ना अंक, तो उस हिसाब से इसको घुमा फिरा के 8 की तरह बना के और जो कुंड होता है या गड्ढा होता है उसके अंदर रख दिया जाता है, प्रेस कर दिया जाता है, सीधा रख दिया जाता है और उसके ऊपर मिट्टी हल्की सी डाल दी जाती है और उसको इरिगेट किया जाता है। पर कभी कभी क्या करते हैं कि कई बार क्या होता है कि बरसात या नमी की कमी होती है, इसलिए क्या करते हैं कि उसके ऊपर ताज़ा गोबर होता है जो, उसको उसके ऊपर डाल देते हैं, उसके सेंटर में डाल देते हैं, जिससे कि उसके अंदर जो उसके अंदर अपने कटिंग डाली है, ठीक है, उसके ऊपर नमी बनी रहे। तो लूंडा और लाची, लाची जो है, लूंडा और लाची एक लोकल भाषा में लच्छी जो कह देते हैं ना, उससे लिया गया। ये कह लो कि उससे लच्छी कहा है उसने, कि भाई ये गुच्छी मुच्छी सा करके अपने उस चीज को रख दिया गोल मोल बना के, तो उस चीज को लच्छी कहा है उसने, लच्छा बना के रखना। ठीक। नेक्स्ट है स्ट्रेट वाइन मेथड। प्रिपेयर लॉन्ग फरो अबाउट 30 सेंटीमीटर डीप एट ए स्पेसिंग ऑफ 2 मीटर। एक लंबी, ये कह लो कि एक लंबी और 30 सेंटीमीटर गहरी एक फुरो बनाई जाती है, ये कह लो जहाँ नाली बनाई जाती है, ये कह लो जहाँ कुंड बनाया जाता है, जिसे सोयल और जो गोबर की खाद है उसके मिक्सचर से भर दिया जाता है। और द कटिंग आर प्लांटेड 15 सेंटीमीटर डीप इन फुरो एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर बिटवीन द एंड्स। और इस जो नाली है, जहाँ इस कुंड के अंदर, जहाँ फुरो के अंदर जो पौधे लगाए जाते हैं लगभग 15 सेंटीमीटर गहराई में और 2 मीटर, मतलब एंड उसका जो एक पौधे से दूसरे पौधे का जो गैप रखा जाता है वो भी 2 मीटर रखा जाता है। मतलब एक तो पहले नाली है जो वो 2-2 मीटर पे बनाई है आपने, उसके बाद जो पौधे से पौधे की दूरी रखी है वो भी 2 मीटर रखी जाती है, बस सीधा उसके अंदर दबा दिया जाता है कटिंग को। ठीक। फिर है रिंग मेथड। रिंग मेथड, द प्लांट कटिंग इज कर्ल्ड इनटू ए ट्विस्टिंग और रिंग शेप एंड प्लांटेड स्ट्रेट फॉरवर्डली ऑन द हिल्स कवरिंग 1/2 to 66% ऑफ द रिंग अंडर द सोयल। ये कह लो, इस साइड आपको पिक्चर में दिखाई भी दे रहा होगा, एक रिंग की तरह जो कटिंग होती है उसको घुमा फिरा के बना लिया जाता है, फिर उसे जमीन के अंदर दबा दिया जाता है लगभग 650 से लेके 66% तक, मतलब 66% तक उसको जमीन के अंदर दबा देते हैं और कुछ भाग उसका जो बाहर रहता है। ठीक। मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, जनरली 20 to 25 tons per hectare of FYM added to soil at the time of land preparation। जो जब भी खेत की तैयारी कर रहे होते हैं, जहाँ लास्ट जुताई कर रहे होते हैं, तब 20 से 25 टन गोबर की खाद खेत में मिला दी जाती है। द इकोनॉमिक डोज ऑफ नाइट्रोजन 80 to 100 kg पर हेक्टर, फास्फोरस 50 kg पर हेक्टर एंड 50 kg पर हेक्टर पोटाश। जो इकोनॉमिक है, जहाँ ये कह लो कि जो समन्वित डोज है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश की, वो है 80 से 100 किलो नाइट्रोजन, 50-50 किलो फास्फोरस और पोटाश। ठीक। इसके बाद ए फुल डोज ऑफ फास्फोरस, पोटाश एंड हाफ डोज ऑफ नाइट्रोजन इज अप्लाइड बिफोर प्लांटिंग इन द पिट्स। जो फुल डोज है नाइट्रो उसकी फास्फोरस की और पोटाश की और साथ में आधी मात्रा नाइट्रोजन की, जब अपने खेत बुआई कर रहे होते हैं, जब खड्डे खोद रहे होते हैं, जब गड्ढे खोद रहे होते हैं, उस टाइम उसमें डाल दी जाती है। द रिमेनिंग हाफ डोज ऑफ नाइट्रोजन इज टॉप ड्रेस्ड इन साइड बैंड्स। और जो रिमेनिंग नाइट्रोजन बच जाती है उसको पुष्पन के समय, जब पुष्पन से थोड़ा सा पहले जो बैंड के अंदर जो उसकी, ये कह लो कि जहाँ पे उसकी प्लांटिंग की उसके साथ साथ पौधे के साथ साथ जड़ के सहारे में खाद को डाल दिया जाता है। इरिगेशन, at the initial stage of planting the crop is regularly irrigated. After that light irrigation at 10 to 15 days interval should be given depending on the soil and climate। जो इनिशियल स्टेज होती है पौधे की लगभग 15 दिन तक, तो इसे रेगुलरली इरिगेट किया जाता है कि जो आपने कलम लगाई है, जहाँ आपने रूटेड कलम लगाई है, तो उसकी अच्छे से वो एस्टेब्लिश हो जाए, वो लग जाए। और उसके बाद इसे लगभग 10 से 15 दिनों के अंतराल पर सिंचाई की जाती है। ओवर इरिगेशन
एट द इनिशियल स्टेज इंक्रीज द पॉसिबिलिटी ऑफ फ्यूजेरियम अटैक। अगर जो शुरुआती अवस्था होती है पौधे की प्रारंभिक अवस्था, उसमें अगर अधिक सिंचाई की जाए, मतलब जितनी आवश्यकता है, ठीक है, पानी खड़ा हुआ नहीं रहना चाहिए, अगर खड़ा हुआ रहता है तो फ्यूजेरियम अटैक की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। मतलब उसमें फ्यूजेरियम जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है उसके कारण उसमें रॉट या विल्टिंग जैसी प्रॉब्लम आ जाएगी। वीडिंग, weeds are uprooted manually when they appear to prevent damage to the tender vine and flower buds। जो weeds होते हैं, खरपतवार होते हैं, उनको ज़्यादातर मैनुअली ही निकाला जाता है जब भी वो दिखाई दे, ठीक है, जिससे कि जो फ्लावर्स हैं, कलियां बनती हैं, जहाँ वाइन की जो नाजुक कोपलें होती हैं उनको नुकसान ना हो। मल्चिंग विद स्ट्रॉ, शुगर कैन ट्रैश हेल्प इन द suppression of weeds and protect the fruit to direct contact with soil। मल्चिंग विद स्ट्रॉ, जो स्ट्रॉ होती है या शुगर कैन ट्रैश रहता है, इससे अपने मल्चिंग करते हैं तो इससे एक तो वीड की ग्रोथ भी सप्रेस होती है, मतलब कम होती है, वीड कम उगते हैं, और साथ में जो फ्रूट होते हैं वो सोयल के कांटेक्ट में आने से बच जाते हैं, मतलब फल मिट्टी के कांटेक्ट में नहीं आते। Training and pruning, significantly yield is increased when the crop is trained on bower and trellis। जो उपज होती है ये कह लो कि बढ़ती है अगर अपने इसको बोवर सिस्टम, जो पंडाल विधि होती है उस हिसाब से इसको ट्रेन किया जाए या ट्रेलिस सिस्टम से इसको ट्रेन किया जाए, ठीक है। वैसे तो इसकी ज़्यादातर जो कल्टीवेशन है ज़मीन पे ही कर रहे हैं आजकल, पर हाँ अगर जो जहाँ पे भी इसकी ये कह लो कि अच्छी टेक्निक से कल्टीवेशन होती है वहाँ पे इसको बोवर सिस्टम के ऊपर या ट्रेलिस के हिसाब से इसको ट्रेन करके ही ली जाती है। बिफोर द विंटर, अक्टूबर नवंबर, वाइन शुड बी प्रून्ड 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द ग्राउंड। लगभग 15 सेंटीमीटर जमीन से छोड़कर पौधे को ऊपर से काट दिया जाता है अक्टूबर नवंबर के अंदर। और डीप प्रूनिंग इसके अंदर जो रैटून क्रॉप होती है उसमें अवॉइड की जाती है। मतलब बहुत ज़्यादा अगर ये कह लो कि इससे भी ज़्यादा अगर अपने सोचें कि पौधे को थोड़ा सा छोड़ के जड़ से काट दें तो ऐसा नहीं किया जाता। यूज ऑफ पीजीआर, स्प्रे ऑफ नेप्थलिक एसिटिक एसिड NaA 400 to 500 ppm on female flower bud before anthesis promotes पार्थेनोकार्पिक फ्रूट सेट। कभी कभी क्या होता है कि इसके जो फल होते हैं उनमें बीज बनता है जो हार्ड होता है, जैसे ही हार्वेस्टिंग की उसके उस टाइम उसमें बीज होता है जो हार्ड हो जाता है, क्योंकि अपने उस टाइम जब तक वो पूरा साइज ले लेता है तो अपने उसको तोड़ते हैं, पर अंदर उसका बीज और ज़्यादा हार्ड हो चुका होता है। तो उस चीज़ को कम करने के लिए अपने क्या करते हैं कि उसमें बीज बनने ही नहीं देते, तो इसके लिए इसके ऊपर नेप्थलिक एसिटिक एसिड का स्प्रे किया जाता है जब फीमेल पौधों के ऊपर, जब वो बर्ड कंडीशन में होते हैं, मतलब उनमें अभी पुष्पन होने में एक दिन पड़ा हुआ होता है, एक दिन पहले पुष्पन के, तो उसके ऊपर स्प्रे कर देते हैं जिससे कि उसमें पार्थेनोकार्पिक फ्रूट डेवलप हो जाते हैं जिसमें कि बीज नहीं बनता, ठीक। हार्वेस्टिंग, द क्रॉप इज रेडी फॉर हार्वेस्टिंग आफ्टर 80 to 90 डेज ऑफ प्लांटिंग। जो फसल है लगभग 80 से 90 दिन बाद फलन पे आ जाती है, फ्रूटिंग स्टार्ट कर देती है। पिकिंग ऑफ फ्रूट शुड बी डन एट वीकली इंटरवल। जो फल तोड़े जाते हैं लगभग साप्ताहिक अंतराल पर तोड़े जाते हैं। फ्रूट्स आर हार्वेस्टेड व्हेन दे आर स्टिल ग्रीन एंड टेंडर। फलों को तब तोड़ा जाता है जब वो हरे ही होते हैं, हरे रंग के होते हैं, मतलब क्योंकि उसके बाद इसका रंग थोड़ा सा रेड सा होके, ये कह लो ऑरेंज सा होके रेड हो जाता है, और वो बीज के लिए तोड़े जाते हैं। तो इसलिए जब सब्जी के लिए तोड़ने होते हैं तो इनको स्टिल ग्रीन, जब ग्रीन होते हैं या हरे रंग के होते हैं तब तोड़े जाते हैं, और थोड़े उस टाइम नाजुक भी होते हैं उस टाइम तोड़ते हैं। जो इसकी उपज है यील्ड, इन द फर्स्ट ईयर द हार्वेस्ट यील्ड जस्ट 60 to 90 क्विंटल पर हेक्टर। जो इसकी फर्स्ट ईयर उपज होती है, पहले साल उपज मिलती है, वो लगभग 60 से 90 क्विंटल पर हेक्टर मिलती है। और जो पूरा इसके बाद सब्सिक्वेंट ईयर्स होते हैं, मतलब जैसे दूसरा, तीसरा, चौथा, तो उसमें लगभग 150 से 200 क्विंटल पर हेक्टर तक उपज मिल जाती है इसकी प्रति वर्ष।
150 से 200 क्विंटल पर हेक्टर। पहले साल 60 से 90 क्विंटल, उसके बाद 150 से 200 क्विंटल प्रति ईयर। थैंक यू।